हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका एक बार फिर स्वागत है उगम एजुकेशन फाउंडेशन की डिजिटल पहल ई संवाद में। आइए राजनीति विज्ञान क्लास 10वीं में प्रवेश करने से पहले क्लास 9वीं में जो हमने सीखा था उसको एक बार फिर दोहरा लेते हैं। तो क्लास 9वीं में हमने मुख्य रूप से जाना था कि लोकतंत्र क्या है, क्यों ज़रूरी है, चुनावी राजनीति का मतलब क्या होता है, संस्थाओं के कामकाज कैसे चलते हैं और हमारे लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या है। तो कुल मिलाकर पिछले साल के पढ़े इन सभी टॉपिक का सार यह था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा शासन की एक व्यवस्था है जिसके काम करने के कुछ लोकतांत्रिक और बुनियादी अवधारणाएं होती है। इसके साथ ही पिछले साल हमारी पहचान संस्थाओं और लोकतंत्र के कुछ नियम कायदों से भी हुई थी। तो आइए अब अपना फोकस रखते हैं 10वीं क्लास पर। 10वीं क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 में आज और आगे के वीडियो में हम जानने वाले हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं को। आपको मैं बताऊं, इस बार हम इस किताब में राजनीति से और भी ज़्यादा रूबरू होने वाले हैं और हम यह समझने वाले हैं कि एक सोचने विचारने वाले इंसान के रूप में हम मनुष्य एक साथ मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, मिलजुल कर रहने के तरीकों को समय समय पर कैसे बदला जाता है या कैसे बेहतर बनाया जाता है, कैसे इन तरीकों पर हम सभी की आपसी सहमति बन पाती है और सबसे महत्वपूर्ण कि साथ रहने के अलग अलग तरीकों में से दुनिया के व्यवस्था में कोई एक तरीका को कैसे फाइनल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस किताब के सभी 8 अध्यायों को आपस में मिलाकर देखते हैं कि इसमें हमारे सीखने और चर्चा करने के लिए इस बार नया क्या क्या है। तो इस किताब में हमारे जानने के लिए 4 इकाई यानी यूनिट है, जिसमें पहला यूनिट है सत्ता का बंटवारा, दूसरा है विविधता और भेदभाव, तीसरा है राजनीतिक दल और आंदोलन और अंत में चौथा है कि लोकतंत्र के परिणाम और चुनौतियां। तो इस बार हमारा इन चारों यूनिट में मुख्य रूप से सामना होने वाला है लोकतंत्र की व्यवस्था, विविधता, समस्या, समाधान, परिणाम और चुनौती जैसी बातचीत से। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं पहला यूनिट यानी सत्ता के बंटवारे को। आपको लोकतंत्र के बारे में कक्षा 9 की वह बातें याद होगी जिसमें कहा गया था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा शासन की एक व्यवस्था है। अब यहाँ इस क्रम में यह समझ लीजिए कि शासन के इसी व्यवस्था में सत्ता का बंटवारा इसलिए किया जाता है ताकि सभी तरह के लोग, समूह और क्षेत्र की एक साथ चिंता और विकास मुमकिन हो पाए। सत्ता यानी पावर के साथ सभी को कोई जुड़ पाए और सभी को अपनापन का अनुभव हो। आइए अब सत्ता के बंटवारे को माइंड मैप के माध्यम से समझते हैं। स्क्रीन पर जो माइंड मैप का डायग्राम आपको दिख रहा है वह सत्ता के बंटवारे टॉपिक के मूल बातों को सरल तरीके से बताने की कोशिश है। आप देख रहे हैं कि सत्ता का बंटवारा मुख्य रूप से 2 तरीके से हुए हैं। पहला तरीका सत्ता की साझेदारी का है और दूसरा तरीका है संघवाद का। पर पहले हम यहाँ सत्ता की साझेदारी की बात करेंगे कि सत्ता की साझेदारी है क्या। चलिए मान लीजिए कि आप 10 लोगों की टीम बनाकर कोई खेल खेलते हैं और खेल अच्छे से खेल पाए इसके लिए टीम में कुछ लीडर चुनते हैं। 10 में से 6 लोगों की मर्जी का लीडर चुना जाता है। फिर होता ये है कि वो लीडर उन्हीं 6 लोगों का केवल भला सोचने लगता है और ऐसे में बाकी के 4 लोगों को स्वाभाविक रूप से बुरा लगने लगता है। वो 4 लोग नाराज हो जाते हैं। धीरे धीरे टीम में 2 ग्रुप बन जाता है और आपस में विवाद शुरू हो जाता है। इस तरह की स्थिति में कई बार तो ऐसा हो जाता है कि टीम टूट भी जाती है। आपने भी अपने आसपास इस तरह के विवाद को देखा ही होगा जिसमें कुछ लोग यह कह रहे होते हैं कि कोई हमारी मर्जी नहीं पूछता, हम पर मनमानी चलाई जाती है। तो जब ऐसा कुछ आप देखते हैं या अनुभव करते हैं तो आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि कोई भी लोकतांत्रिक टीम या व्यवस्था के अंदर सभी को आदर, हक और आज़ादी एक जैसी मिलनी चाहिए। यही तो लोकतंत्र का उद्देश्य भी है और यही हमने कक्षा 9 में पढ़ा भी है। फिर ऐसा क्या तरीका है जिससे कि सबके बीच शांति और भाईचारगी बन पाए, सबकी मर्जी के हिसाब से लीडर काम करे, सबके लिए एक बराबर और एक जैसे नियम हो। तो इसका एक तरीका है और वो तरीका है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के द्वारा ही यह साथ रहने का सुंदर विचार असल में लागू किया जा सकता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए अगर हम इस छोटी सी कहानी को, ये 10 लोगों के टीम की छोटी सी कहानी को और भी ज़्यादा व्यापक कर दे तो आसानी से यह समझ सकते हैं कि अलग अलग संदर्भ में कोई टीम,
परिवार, संस्था, समूह या दुनिया भर के देश और उन देशों में जो कामकाज यानी शासन व्यवस्था चलाई जाती है वह तभी लोगों का और लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था कहलाएगी जब वहाँ सत्ता यानी पावर की साझेदारी होगी। सिस्टम का जो भी पावर हो उसमें सभी लोग और समूहों की चिंता को शामिल किया गया हो, तभी वो सत्ता की साझेदारी कहलाएगी। यानी कि सत्ता सिर्फ बहुसंख्यकों का भला ही ना सोचे बल्कि अल्पसंख्यकों का भी भला सोचे। सत्ता में सभी लोगों का एक समान हिस्सा हो, सभी का एक जैसा विचार हो, यानी कि सभी के विचार को शामिल किया गया हो, सभी की सहमति हो, साझेदारी हो, कोई भी खुद को बेगाना या पराया ना समझे। अगर ऐसा हो पाता है इसका मतलब है कि सत्ता की साझेदारी कामयाब हो रही है। तो अब क्या लगता है आपको, ये सत्ता की साझेदारी का विचार और व्यवहार हमारे जीवन में जरूरी है कि नहीं? समाज और देश में जरूरी है कि नहीं? चलिए इस पर आप आगे भी सोचते रहिएगा, पर अभी हम समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी किन किन परिस्थितियों में अमूमन होती है। तो जब किसी समाज या देश में भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग अलग समूह सत्ता में अपनी भागीदारी चाहते हैं और समाज देश में समूहों के बीच इससे तनाव का माहौल बनता है, तब ऐसी स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें सत्ता की साझेदारी जरूरी हो जाती है या सत्ता की साझेदारी ऐसी परिस्थिति में की जाती है। अब उदाहरण से समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का एक सुंदर उदाहरण तो बेल्जियम है, जहां बहुसंख्यक डच और अल्पसंख्यक फ्रेंच के बीच भाषा के आधार पर तनाव बढ़ता चला गया था और आगे चलकर स्थिति शीत युद्ध की बन गई थी। पर बेल्जियम सरकार ने समझदारी दिखाते हुए बहुसंख्यक डच और अल्पसंख्यक फ्रेंच के बीच पावर का एक समान बंटवारा कर दिया। संविधान में दोनों समुदायों की बराबरी के लिए 4 बार जरूरी संशोधन भी किए, दोनों ही पक्षों में सहमति बनवाई और भरोसा दिलाया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और इस प्रकार बेल्जियम ने अपने देश के आंतरिक कलह और तनाव की स्थिति को सुलझा लिया। चलिए अब सत्ता की साझेदारी के परिणामों की बातचीत करते हैं। आपने बेल्जियम का उदाहरण देखा कि किस तरह सत्ता की साझेदारी के माध्यम से बेल्जियम ने अपने देश में समुदायों की आपसी लड़ाई की स्थिति को सुलझा लिया। पर एक और उदाहरण है श्रीलंका का, जहां की सरकार ने सत्ता की साझेदारी को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों वाली सरकार की मनमानियों को अल्पसंख्यक तमिलों पर थोप दिया गया और इससे श्रीलंका में ऐसी गृह युद्ध की स्थिति बन गई कि आज तक श्रीलंका में दोनों समूह यानी सिंहली और तमिल के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों ही समूह के लोग परेशान हैं। बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी की पूरी कहानी पर हमारी एक दूसरी वीडियो है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी भाग 2, जिसे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जब साथ साथ कई सारे अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोगों का समूह या समुदाय एक साथ तथा एक व्यवस्था में रहता है तो उनके बीच आपसी भरोसा, सहमति, बराबरी और भाईचारगी बहुत जरूरी हो जाती है। सत्ता की साझेदारी के अभाव में परिणाम स्वरूप स्थिति श्रीलंका जैसी विकट भी हो सकती है और अगर सत्ता की साझेदारी की जाती है तो स्थिति बेल्जियम जैसी सुंदर भी हो सकती है। भारत में भी सत्ता की साझेदारी का सुंदर रूप दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में भी सभी वर्ग, सभी समूह, सभी जाति और सभी समुदायों के लोग रहते हैं और सभी के हितों की चिंता हो पाती है। आइए अब साझेदारी की तरह ही संघवाद की बात करते हैं। साझेदारी में जैसे अलग अलग समूह और समुदायों के बीच पावर को बांटा जाता है, वैसे ही संघवाद में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच पावर को बांटा जाता है। इसमें अलग अलग क्षेत्र और प्रांतों के बीच सत्ता यानी पावर को बांटकर शासन चलाया जाता है। तो अब संघवाद को भी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कि संघवाद होता क्या है। अलग अलग सरकारों के स्तरों पर सत्ता यानी पावर को बांटकर शासन चलाने की व्यवस्था का नाम है संघवाद। इसे संघीय शासन व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें कई स्तरों की सरकारों से यहाँ यह मतलब है कि एक सरकार जो पूरे देश या संघ के लिए काम करती हो उसे केंद्र सरकार कहेंगे। दूसरी सरकार जो राज्य या प्रांत के लिए काम करेंगी उसे राज्य सरकार कहेंगे और तीसरी सरकार वो जो स्थानीय स्तर के लिए काम करेंगी उन्हें स्थानीय सरकार कहेंगे।
यहाँ यह ध्यान रखना होगा कि बहुत से देशों के संघीय शासन व्यवस्था में केवल 2 ही स्तरों की सरकारें होती है, यानी केंद्र और राज्य। भारत में भी 90 के दशक से पहले केंद्र और राज्य स्तर की 2 सरकारें ही होती थी। अब समझते हैं कि संघवाद का गठन कैसे होता है। अमूमन अलग अलग क्षेत्र जब कभी आपस में मिलकर अलग अलग स्तरों की सरकारों वाली एक संयुक्त शक्ति बनाना चाहते हैं, या फिर एक बड़े क्षेत्रफल वाले देश अपनी सरकार को अलग अलग क्षेत्र के स्तर पर बांटकर शासन चलाना चाहती है, तो संघ और संघीय व्यवस्था की जरूरत पड़ती है। इसलिए संघ का गठन भी मुख्य रूप से 2 परिस्थितियों में होता है। पहला है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र देशों के आपस में जुड़ जाने से, और दूसरा है 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राज्यों के आपस में जुड़ जाने से। स्वतंत्र देशों के आपस में जुड़ जाने के उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और 2 से अधिक राज्यों के आपस में जुड़कर संघ बनाने का उदाहरण है भारत, बेल्जियम और स्पेन। संघवाद का सबसे सुंदर उदाहरण है अपना देश भारत। आप अक्सर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार के बारे में सुनते रहते होंगे। हमारे देश में संघवाद के तहत ये 3 स्तर की सरकारें हैं, और सभी सरकार के अधिकार, कर्तव्य और कार्यक्षेत्र अलग अलग होते हैं। सरकारें संविधान के दायरे में रहकर अपना काम करती है, और अगर किन्हीं स्तरों के सरकारों के बीच विवाद हो तो न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। बेल्जियम में भी संघवाद है, और केंद्र प्रांत के साथ साथ वहाँ स्थानीय स्तर की जगह सामुदायिक स्तर की सरकारें हैं। यह सामुदायिक स्तर की सरकार अलग अलग संस्कृति और भाषा के आधार पर बनी हुई है, जो कि स्वतंत्र है अपने समुदाय के शिक्षा, संस्कृति और भाषा के प्रति निर्णय लेने के लिए। कुल मिलाकर संघवाद के सभी उदाहरण विभिन्न लोगों, समूहों और समुदायों के विकास और आपसी विश्वास को मजबूत करने का काम करती है। अब संघवाद का परिणाम। लोकतंत्र में संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एक और भी व्यवस्था कुछ देशों में देखी जाती है, जिसे कहते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें भी संघीय शासन की तरह ही 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है, पर संघीय सरकार से यह कई बातों में बिल्कुल उल्टी होती है। इसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती है और राज्य केंद्र के अधीन काम करती है। आपको पता है कि श्रीलंका एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी एकात्मक शासन में असफल रहा है, क्योंकि एकात्मक शासन समावेशी शासन नहीं है। माफ कीजिएगा, कुछ लोगों का शासन है, सभी लोगों का शासन एकात्मक शासन नहीं है। तो सोचिए, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि भारत जैसा बड़ा विशाल देश संघीय व्यवस्था के अलावा किसी अन्य व्यवस्था यानी एकात्मक व्यवस्था में चल सकता है? आप यह भी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में बहुत विविधता है, और इस विविधता में एकता तभी संभव है जब देश में संघीय शासन व्यवस्था हो। भारत में 3 स्तरों की सरकारें यह सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र विशेष के लोगों का शासन में योगदान बना रहे। तो संघीय शासन व्यवस्था के सार्थक परिणाम दिखते हैं भारत, बेल्जियम, अमेरिका और स्पेन जैसे देशों में, जहां सबका विकास और सबके हितों की चिंता सहज रूप से हो पाती है। अब आप एक नागरिक के तौर पर खुद ही सोचिए कि कौन सी शासन व्यवस्था आपको उचित लगती है। आप सोचिए और विचारिए कि क्लासरूम, स्कूल, परिवार, समूह या पंचायत जैसी जगहों पर आप कैसी व्यवस्था पसंद करेंगे। अगर आपको जिम्मेदारी या लीडर बनने का मौका मिलता है, या फिर आप एक सामान्य नागरिक या सदस्य ही होते हैं, तो आपका चुनाव, मत और निर्णय में शासन को लेकर क्या सोच होगी। और अभी सत्ता के बंटवारे की समझ हो जाने के बाद अब गौर कीजिएगा कि आज से आपके दैनिक व्यवहार और सोचने के स्तर में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ये कुछ आपके होमवर्क जैसा है। तो चलिए आज के पाठ का मूल भाव दोहराते हैं कि लोकतंत्र में पावर को बांट देना चाहिए, यानी सत्ता का बंटवारा किया जाना चाहिए। समूह समुदायों के साथ साथ क्षेत्र के आधार पर सत्ता को बांटने से सभी लोग और समुदायों के बीच आपसी सहमति, दोस्ती और भरोसा का वातावरण बनता है, जिससे कि सभी का आपस में मिलजुल कर और एक साथ रहना संभव हो पाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।